उसमें नोट करिए ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड में, नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज अप्लाई करने पर प्राइमरी करंट आई नॉट, नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज अप्लाई करने पर प्राइमरी करंट आई नॉट फ्लो होती है। इसमें करंट के टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें करंट के टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट के वन मैग्नेटाइजिंग करंट, I mu is equal to one मैग्नेटाइजिंग करंट I mu is equal to I mu is equal to I नॉट साइन फाई नॉट होती है। I mu is equal to I नॉट साइन फाई नॉट होती है। यह प्राइमरी वोल्टेज V1 से, यह प्राइमरी वोल्टेज V1 से नाइन्टी डिग्री लैग करती है। यह प्राइमरी वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग करती है एंड कोर में फ्लक्स सेटअप करती है, एंड कोर में फ्लक्स सेटअप करती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, एंड सेकंड वर्किंग करंट, एंड सेकंड वर्किंग करंट IW इज इक्वल टू I नॉट कॉस फाई नॉट होती है। यह प्राइमरी वोल्टेज V1 के, यह प्राइमरी वोल्टेज V1 के इन फेज में होती है। यह प्राइमरी वोल्टेज V1 के इन फेज में होती है और ट्रांसफार्मर में होने वाले नो लोड लॉसेस को, ट्रांसफार्मर में होने वाले नो लोड लॉसेस को ओवरकम करती है। ट्रांसफार्मर में होने वाले नो लोड लॉसेस को ओवरकम करती है। ठीक है, नेक्स्ट की ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट आई नॉट, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट आई नॉट इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टर सम होती है। ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट आई नॉट इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टर सम होती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो आई नॉट है वो क्या होगी, आई म्यू और आई डब्ल्यू, इन दोनों का क्या होती है, ये वेक्टर सम होती है। ठीक है, बस समझ में आई। अब पॉइंट डाल के अलग से लिखिए, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट वेरी स्मॉल
ट्रांसफॉर्मर की नो लोड करंट वेरी स्मॉल 1 to 3%, 1 से 3%, 1 to 3% ऑफ फुल लोड करंट होती है, ऑफ फुल लोड करंट होती है। ट्रांसफॉर्मर की नो लोड करंट वेरी स्मॉल 1 to 3% ऑफ फुल लोड करंट होती है। नेक्स्ट की नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर में रेटेड आयरन लॉस, नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर में रेटेड आयरन लॉस एंड वेरी लिटिल, बहुत छोटा बहुत कम, एंड वेरी लिटिल कॉपर लॉस होता है, एंड वेरी लिटिल कॉपर लॉस होता है। नेक्स्ट की नो लोड की कंडीशन में ये लिखिए आई म्यू वेरी 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 लार्ज देन क्या होती है, आई डब्ल्यू होती है। इसलिए नो लोड करंट आई नॉट, इसलिए नो लोड करंट आई नॉट कॉमा V1 से, V1 पता है ना, V1 क्या होती है, प्राइमरी वोल्टेज है ना, प्राइमरी वोल्टेज V1 से नो लोड करंट आई नॉट कॉमा प्राइमरी वोल्टेज V1 से 75 डिग्री, या लिख सकते हो ऐसे लार्ज एंगल 75 डिग्री, लार्ज एंगल 75 डिग्री लैग करती है, लार्ज एंगल 75 डिग्री लैग करती है। अतः ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर वेरी लो, ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर वेरी लो 0.2 लैगिंग होता है, 0.2 लैगिंग होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर वेरी लो 0.2 लैगिंग होता है। ओके, इसके बाद में हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। कल देखे थे ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, आज देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को क्या अप्लाई किए थे, वोल्टेज V1, तो इसमें क्या फ्लो हुई थी, करंट I0 फ्लो हुई थी। ठीक है, अभी जो करंट I0 है, ये जो करंट I0 है, ठीक है, इसको हम यहां पे पढ़े थे कि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और ये नो लोड करंट I0 यहां पे फ्लो होती है, जो कि वेरी स्मॉल होती है। फुल लोड करंट का कितना होती है, 1 to 3%, एंड V1 से अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री एंगल से क्या कर रही होती है, ये लैग कर रही होती है। ठीक है, टू कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड वर्किंग कंपोनेंट, ये पढ़ चुके हैं। तो इतनी करंट ट्रांसफॉर्मर में हमेशा फ्लो होते रहेगी जब भी इसकी प्राइमरी सोर्स से कनेक्ट होगी, तो ये करंट ऑलवेज उसमें फ्लो होते रहेगी। ठीक है, अभी सेकेंडरी क्या थी, नो लोड पे थी, यहाँ ओपन सर्किट था। ठीक है, बट अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लोड को कनेक्ट करेंगे और हमको पता है कि यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी वोल्टेज, तो जब लोड कनेक्ट होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो अब इसमें क्या फ्लो होगी, करंट I2, सेकेंडरी करंट I2 फ्लो होगी। तो यहाँ पे फेज ऑफ I2, फेज ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू V2
किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा। I2 का जो फेज है V2 के सापेक्ष में, V2 के रिस्पेक्ट में किस पे निर्भर करेगा? लोड के नेचर पर डिपेंड करेगा। यदि लोड कैसा होता है? रेजिस्टिव, तो I2 जो है वो V2 की क्या होती है? इन फेज में। यदि लोड होता है इंडक्टिव तो I2 क्या करती है? लैग करेगी। और यदि लोड होगा कैपेसिटिव तो I2 क्या करेगी? लीड करेगी। तो I2 का जो फेज होता है विद रिस्पेक्ट टू लोड वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोड पर। ठीक है, लोड कैसा है। आई बात समझ में सबको? तो हमको यहाँ पे पता है कि जब हम यहाँ पर लोड को कनेक्ट करेंगे तो क्या फ्लो होगी? I2 फ्लो होगी। ठीक है ना? अब ये I2 किस में फ्लो होगी? तो वो I2 इस N2 में फ्लो होगी। N2 यानी सेकेंडरी टर्न्स में फ्लो होगी। तो यहाँ पे ये जो N2 I2 है, ठीक है, ये N2 I2 क्या बन जाएंगे? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो N2 I2 सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स ये क्या करेगा? एक फ्लक्स सेटअप करेगा और उस फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम? phi2। बात समझ में आई? तो हमको पता है कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए थे, नो लोड करंट हुई थी, इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, तो इसने क्या सेटअप किया होगा? कोर में फ्लक्स। तो ये कोर की क्या है? मेन फ्लक्स है जो मैग्नेटाइजिंग करंट सेटअप करती है। तो यहाँ पे यदि देखें कि मैग्नेटाइजिंग करंट ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप की है अल्टरनेटिंग है और ये कोर की मेन फ्लक्स है। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स हैं जो ये फ्लक्स सेटअप करते हैं phi2, ये इस कोर की मेन फ्लक्स की क्या होती है? अपोजिट होती है। बात समझ में आई? तो कोर की मेन फ्लक्स की अपोजिट होगी तो उसको क्या करेगी? वो वीक करेगी, कमजोर करेगी, उसको डीमैग्नेटाइज करेगी। तो इसलिए जो सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स हैं इनको क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो सेकेंडरी एम्पिडेंस को क्या बोला जाता है? डीमैग्नेटाइजिंग एम्पिडेंस बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मेन पोल की फ्लक्स को यानी कि मेन कोर की फ्लक्स को क्या करता है? वो वीक करता है। ठीक है, अब जैसे ही फ्लक्स इसकी वीक होगी तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या होती है? बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है? तो इसका ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इतनी वोल्ट होती है, ये है कि नहीं? बात समझ में आई? तो इतने वोल्ट की ये, तो ये किस पे डिपेंड करती है? फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो E1 डिपेंड करती है किस पे? फ्लक्स पे। तो फ्लक्स हो गई वीक, तो ये भी क्या हो जाएगी? वीक। ठीक है, ये बैक ईएमएफ है, यहाँ पे क्या फ्लो होती है? करंट। तो जो करंट होती है वो क्या होती है? वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन इंपेडेंस ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो जैसे ही ये वीक होगी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा तो सेकेंडरी में एक एडिशनल करंट, या सॉरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी में एक एडिशनल करंट यहाँ पे फ्लो होगी और उस करंट को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे I2 डैश। ये तो फ्लो होते रहेगी जैसी लोड आया। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुई, उस फ्लक्स ने कोर की फ्लक्स को वीक किया। जैसी फ्लक्स वीक होगी, E1 वीक होगा, E1 के वीक होने से यहाँ पे एक एडिशनल करंट फ्लो होगी क्योंकि दोनों में डिफरेंस आएगा वोल्टेज में। तो यहाँ पे अब एक एडिशनल करंट क्या फ्लो होती है? I2 डैश। तो ये I2 डैश क्यों आई? इधर लोड करंट करने के कारण आई। तो इसको क्या बोलेंगे? लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी। कि प्राइमरी में ये लोड करंट का क्या है? कंपोनेंट आ गया है। लोड नहीं होगा तो ये भी समाप्त हो जाएगी, लोड जब भी आएगा तो ये अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या आएगा? लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो यहाँ पे अब प्राइमरी में दो करंट हो गई। एक करंट कौन सी हो गई? यहाँ पे I2 डैश, और दूसरी क्या हो गई? I0। तो प्राइमरी की जो करंट होगी वो इन दोनों का क्या होगी? वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो प्राइमरी की करंट कैसी होती है? नो लोड करंट, और लोड कंपोनेंट इन प्राइमरी, इन दोनों का क्या होती है? वेक्टर सम होती है। अब प्राइमरी में जब ये करंट आएगी I2 डैश, तो अब ये किस में फ्लो होगी? N1 में। तो यहाँ पे I2 डैश N1 ये भी क्या बन गया? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बन गया। ठीक है, ये भी क्या बन गया? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बन गया। तो ये भी क्या करेगा? एक फ्लक्स सेटअप करेगा, उस फ्लक्स को क्या बोलेंगे? phi2 डैश। अब ये जो phi2 डैश है, ये phi2 डैश इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगी? phi2। ठीक है, और अपोजिट फेज ऑफ क्या होगी? phi2। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन क्या है? फेज।
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो कोर की जो मेन फ्लक्स थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बताता है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करंट चेंज होती है, लोड करंट चेंज होती है, I2 चेंज होती है, प्राइमरी की करंट चेंज होती है, लेकिन कोर की फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। शुरू में लिखवाया था आपको कि ट्रांसफार्मर में पावर, फ्रीक्वेंसी और कोर की मेन फ्लक्स चेंज। तो जब ये कोर की मेन फ्लक्स चेंज नहीं होती है तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस पर डिपेंड करता है, या आयरन लॉस कहीं पे भी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आयरन लॉस भी कांस्टेंट होगा। तो ये बताता है कि ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पर यदि हम लोड को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी और प्राइमरी की करंट तो चेंज होंगी, लेकिन कोर की मेन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसके कारण ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस भी क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। अगली बात समझ में आया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको यहाँ पे समझ में आया। अब यदि हम देखें कि ये क्या है, यहाँ पे ये V2 सेकेंडरी वोल्टेज, कल पढ़े थे, अपोजिट क्या होती है वो V1, और इसके इन फेज में क्या है यहाँ पे ये I2, मीन्स हमारा लोड कैसा है, रेजिस्टिव लोड है। तो इसी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, इस I2 का जो कंपोनेंट है, लोड कंपोनेंट, वो कहां पे फ्लो हो रहा है, प्राइमरी में। तो लोड कंपोनेंट प्राइमरी में, तो इसके 180 डिग्री क्या होता है, वो आउट फेज में। तो लोड कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया, ये प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी में जो करंट होगी I1, वो इन दोनों कंपोनेंट का क्या होगी, वेक्टर सम होगी, ठीक है। तो जितनी लेंथ इसकी है इसके पैरेलल में, जितनी लेंथ I2 डैश है उसके पैरेलल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये I2 डैश हो गया, ये I2 डैश, और ये क्या हो गया, यहाँ पे I0 हो गया। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है ये आपको क्या मिलेगी, I1 मिलेगी, ठीक है। तो I1 जो होगी ये I0 प्लस I2 डैश, इन दोनों का क्या होती है, वेक्टर सम होती है। अब ये जो एंगल है ये पावर फैक्टर एंगल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, पावर फैक्टर सुधर जाएगा। बात सुन आई, क्योंकि वर्किंग कंपोनेंट इंक्रीज हुआ, वर्किंग कंपोनेंट इंक्रीज होगा किसी भी सर्किट में, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अगली बात समझ में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसफार्मर जो ऑन लोड है वो किस तरह से यहाँ पे बिहेव करता है। ऑन लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और प्राइमरी करंट, नो लोड करंट और, ठीक है, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी, उन दोनों का वेक्टर सम होती है। आई बात समझ में, उसको नोट कर लो। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें कि अपने को पता है कि ये दोनों कैसी हैं, आपस में इक्वल है कि नहीं। तो जब ये दोनों फ्लक्स इक्वल हैं, जब दोनों फ्लक्स इक्वल हैं, तो φ2 की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो N2 इंटू क्या है, I2, φ2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे, तो I2 डैश इंटू क्या है यहाँ पे N1, ठीक है। तो यदि हम इसको N2 अपॉन N1 लिखें तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा I2 डैश अपॉन क्या होगा, I2 हो जाएगा। तो I2 N2 अपॉन N1 किसका रेशियो होता है बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, I2 डैश। तो I2 डैश की वैल्यू क्या होती है, K टाइम्स ऑफ I2 होती है। तो ये जो I2 डैश है ये कितनी होगी, तो ये K टाइम्स ऑफ क्या होगी, I2 होगी। बात समझ में आई। तो इस I2 का K गुना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगी आपको, I2 डैश मिल जाएगी, ठीक है। तो I2 डैश K टाइम्स ऑफ I2 होती है। हो गया। अब लिखिए इसमें, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड कनेक्ट करने से उसमें सेकेंडरी करंट I2 फ्लो होती है।
V2 के रिस्पेक्ट में V2 के रिस्पेक्ट में I2 का फेज, V2 के रिस्पेक्ट में I2 का फेज लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। V2 के रिस्पेक्ट में I2 का फेज लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर के लोड पर यह लैगिंग पावर फैक्टर के लोड पर यह लैग एंड लीडिंग पावर फैक्टर के लोड पर या कैपेसिटिव लोड पर यह लीड करती है। कैपेसिटिव लोड पर यह लीड करती है। ठीक है। नेक्स्ट की सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स N2I2, सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स N2I2 phi2 फ्लक्स सेटअप करते हैं, phi2 फ्लक्स सेटअप करते हैं। यह कोर की मेन फ्लक्स के अपोजिट फेज में होती है। यह कोर की मेन फ्लक्स के अपोजिट फेज में होती है और उसे वीक करती है, कमजोर करती है। इसलिए सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कहलाते हैं। इसलिए सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कहलाते हैं। इसलिए सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कहलाते हैं। नेक्स्ट की कोर की मेन फ्लक्स वीक होने पर, कोर की मेन फ्लक्स फाई वीक होने पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 डिक्रीज होती है। E1 डिक्रीज होती है। इससे प्राइमरी में एडिशनल करंट I2 डैश फ्लो होती है। इससे प्राइमरी में एडिशनल करंट I2 डैश फ्लो होती है। I2 डैश एंड N1 I2 डैश एंड N1 phi2 डैश फ्लक्स सेटअप करते हैं। phi2 डैश फ्लक्स सेटअप करते हैं। यह मैग्नीट्यूड में phi2 के इक्वल होती है। यह मैग्नीट्यूड में phi2 के इक्वल होती है एंड
I2 phi2 में मैग्नीट्यूड में phi2 के इक्वल होती है एंड अपोजिट इन फेज होती है, एंड अपोजिट इन फेज होती है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है एंड अपोजिट इन फेज होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसलिए ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल पर इसलिए ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल पर लोड चेंज करने पर कोर की मेन फ्लक्स फाई चेंज नहीं होती है, अर्थात कांस्टेंट रहती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट किए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी करंट कॉमा प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी करंट I1 कॉमा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी करंट I1 कॉमा नो लोड करंट I0, नो लोड करंट I0 एंड लोड कंपोनेंट इन प्राइमरी I2 डैश, लोड कंपोनेंट इन प्राइमरी I2 डैश का वेक्टर सम होती है, का वेक्टर सम होती है। लीकेज फ्लक्स है ना, हेडिंग डाल दीजिए लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये अपना ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी है और ये ट्रांसफॉर्मर की यहां पे सेकेंडरी है। अब इस प्राइमरी को वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी पे क्या कनेक्ट होता है, यहां पे लोड। तो प्राइमरी में करंट फ्लो होगी और सेकेंडरी में भी यहां पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो हमको पता है कि जब प्राइमरी में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो यहां पे क्या सेटअप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे सेटअप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगी, ठीक है, प्राइमरी एम्पियर टर्न्स पर डिपेंड करेगी, या बोल सकते हैं हम अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फ्लक्स सेटअप होती है, हम क्या पढ़ते हैं कि ये फ्लक्स जो है वो इस कोर में क्या होती है, ऐसा फ्लो होती है। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये टोटल, ठीक है, पूरी फ्लक्स इस कोर में फ्लो नहीं होती है। इस फ्लक्स का कुछ पार्ट एयर के थ्रू, ठीक है, इस वाइंडिंग के सराउंडिंग्स अपना पाथ इस तरह से कंप्लीट करता है। तो इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज का मतलब क्या होता है, जो अपने इंटेंडेड पाथ से फ्लो ना होकर अदर किसी पाथ से फ्लो होती है, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने फ्लक्स के फ्लो होने के लिए, ठीक है, हाई परमिएबिलिटी लो रिलेक्टेंस का पाथ बनाया था यहाँ पे कि फ्लक्स को यहाँ से फ्लो होना चाहिए, बट वो इससे यदि फ्लो होती है तो मतलब लीकेज नहीं कर रही है, बट वो पूरी फ्लक्स यहाँ से नहीं फ्लो हो रही है कोर से, उसका सम पार्ट एयर के थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के सराउंडिंग अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे लीकेज फ्लक्स। इसी तरह हमें पता है कि सेकेंडरी जो होता है एम्पियर टर्न्स N2 I2, ये भी फ्लक्स सेटअप करते हैं। ठीक है,
तो इसके सराउंडिंग भी क्या होगी, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होगी। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के सराउंडिंग्स क्या होती है, वहां पे लीकेज फ्लक्स होती है। अब यहाँ पे जो ये लीकेज फ्लक्स होती है, प्राइमरी की लीकेज फ्लक्स ये किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी एम्पियर टर्न्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडरी की लीकेज फ्लक्स ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये सेकेंडरी के एम्पियर टर्न्स पे डिपेंड करती है। तो प्राइमरी की लीकेज फ्लक्स प्राइमरी एम्पियर टर्न्स पे एंड सेकेंडरी की लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अब यदि यहाँ पे सर्किट को हम क्या कर देते हैं, ओपन, इसको ओपन कर देते हैं, तो सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स क्या हो जाएंगे, जीरो। सेकेंडरी की करंट जीरो, तो एम्पियर टर्न्स क्या हो जाएंगे, फिर ये जीरो हो जाएंगे। तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। जब ये जीरो हो जाएगा तो प्राइमरी की करंट क्या होती है, इन दोनों का सम होती है। तो ये I2 डैश क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा, I नॉट। तो I नॉट बचेगा, तो यहाँ पे ये टर्न्स एम्पियर टर्न्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ की लीकेज फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो लीकेज फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये एम्पियर टर्न्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। और एम्पियर टर्न्स किस पर डिपेंड करेंगे, लोड पे। तो लोड इंक्रीज होगा तो लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगी। ठीक है। एम्पियर टर्न्स इंक्रीज होंगे और लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगी। अब ये लीकेज फ्लक्स करती क्या है, तो प्राइमरी की जो लीकेज फ्लक्स है, इस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर में क्या करेगी, d∅dt करेगी, और इसमें क्या करेगी, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी के टर्न्स होंगे और जो ये लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ पे ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करेगी। इसी तरह से सेकेंडरी की लीकेज फ्लक्स क्या करेगी, यहाँ पे, तो सेकेंडरी के यहाँ पे टर्न्स है N2, ठीक है, और इसमें क्या करेगी, ये d∅dt करेगी, यानी इसमें भी वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगी। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है EL, ये किसके इक्वल होती है, I इंटू एक्सएल के इक्वल होती है। जो रिएक्टेंस वोल्टेज है EL, ये किसके इक्वल होती है, I इंटू एक्सएल के इक्वल होती है। ठीक है। तो यहां पे हमको ये समझ में आया कि जितनी वोल्टेज ये ड्रॉप हो रही है, ठीक है, इतना इस वाइंडिंग में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इतना इस वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, ड्यू टू रिएक्टेंस ऑफ वाइंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो ये लीकेज रिएक्टेंस है, ये पिक्चर में आता है। ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इस लीकेज फ्लक्स के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लीकेज रिएक्टेंस। और ये लीकेज रिएक्टेंस क्या करता है, दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज को ड्रॉप करता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये जो लीकेज रिएक्टेंस होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये लोड के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि लोड इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगी, एम्पियर टर्न्स इंक्रीज होंगे, लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगी। लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगी तो लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आई। तो इस लीकेज रिएक्टेंस के कारण क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है कि नहीं। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, इससे डिक्रीज हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, कम हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो इस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करते हैं, सेक्शनलाइजिंग इंटरलीविंग वाइंडिंग होती है या फिर सैंडविचिंग वाइंडिंग होती है, उसका यूज वहां पे करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में इस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन उसका पुअर हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई। तो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को हम कैसे कम करते हैं, तो सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, या सैंडविचिंग वाइंडिंग बोलेगा उसका यूज करते हैं, और लीकेज रिएक्टेंस को हम वहां पे कम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर पर्पसली जानबूझकर हम क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस को ज्यादा रखते हैं। ठीक है। जैसे कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें लीकेज रिएक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या करता है, वो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। ठीक है। इसके अलावा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। LPSB लैंप होता है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, इसमें लीकेज रिएक्टेंस ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसका लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है।
ट्यूबलाइट की चोक होती है उसका लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है। तो कुछ जगहों पर इस लीकेज रिएक्टेंस को हम पर्पसली जानबूझकर भी क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। आई बात समझ में? तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद में देखते हैं इसमें आगे। चलिए फिर लिखिए इसमें, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को वोल्टेज अप्लाई करने पर, वोल्टेज अप्लाई करने पर उसकी कोर में, उसकी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होती है, उसकी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होती है। इस फ्लक्स का स्मॉल पार्ट, इस फ्लक्स का स्मॉल पार्ट या कुछ पार्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के अराउंड चारों ओर, के अराउंड चारों ओर एयर के थ्रू, एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करता है, एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करता है। एयर के थ्रू अपना पाथ, अपना मार्ग कंप्लीट करता है। इसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लीकेज फ्लक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में होती है और यह वाइंडिंग के एम्पियर टर्न्स, वाइंडिंग के एम्पियर टर्न्स के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट की, यह लीकेज फ्लक्स दोनों वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करती है। इसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, इसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। इसके कारण दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसे वोल्टेज ड्रॉप लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की, लीकेज रिएक्टेंस लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीकेज रिएक्टेंस लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ड्रॉप करता है, ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ड्रॉप करता है।
इससे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है, इससे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है, इससे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पुअर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफॉर्मर में सेक्शनलाइजिंग या इंटरलीविंग या सैंडविचिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। सेक्शनलाइजिंग, इंटरलीविंग या सैंडविचिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट के कुछ इक्विपमेंट्स में लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू हाई रखी जाती है, जैसे फर्स्ट लिखिए, पावर ट्रांसफॉर्मर का लीकेज रिएक्टेंस, पावर ट्रांसफॉर्मर का लीकेज रिएक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से हायर होता है। पावर ट्रांसफॉर्मर का लीकेज रिएक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से हायर होता है, क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं? स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं? स्टेप डाउन। ठीक है, तो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ एलपीएसवी लैंप। एलपीएसवी लैंप, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ एलपीएसवी लैंप, ट्यूबलाइट की चोक, एलपीएसवी लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप बल्ब। नेक्स्ट की ट्यूबलाइट की चोक। ठीक है, तो इन सबका लीकेज रिएक्टेंस क्या रखा जाता है? पर्पसली ज्यादा रखा जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या हुआ? वीवी, LPSV, लो प्रेशर सोडियम वेपर, लो प्रेशर सोडियम वेपर। ठीक है, तो ये लैंप होता है LPSV लैंप। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का क्या मतलब होता है?
तो ट्रांसफॉर्मर के कैलकुलेशन को हमको क्या करना है, इजी करना है। तो उसकी दोनों वाइंडिंग के सभी पैरामीटर्स को किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट कर लेंगे, रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, करंट को, वोल्टेज को, सबको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट कर लेंगे, या तो प्राइमरी में कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, सेकेंडरी में। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राइमरी में रखेंगे तो कितना रखना पड़ेगा, सेकेंडरी में रखेंगे तो कितना रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है? तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मर के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को किसी एक वाइंडिंग में, किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट करते हैं, किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट करते हैं। इसे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए ये यहां पे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, R1 कॉइल का रेजिस्टेंस है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। अब प्राइमरी के रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, सेकेंडरी में शिफ्ट करना है। तो प्राइमरी के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे, तो उसको के स्क्वायर से क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, N2 और N1 का क्या होता है, ये रेशियो है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको हम सेकेंडरी में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसको डिनोट करते हैं R1 डैश से, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है इनटू के स्क्वायर, तो इतनी वैल्यू यहां पे रखेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 2 और प्राइमरी में जो रेजिस्टेंस है ये है 0.1 ओम, तो उसको 0.1 ओम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो उसको क्या रखना है, 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0.1 कितना रखोगे, 0.4 ओम रखोगे, ठीक है। तो जब प्राइमरी में था तो 0.1 था, लेकिन यदि उसको सेकेंडरी में रखेंगे तो प्राइमरी का इक्विवेलेंट इन सेकेंडरी क्या होगा, तो 0.4 होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यदि हम देखें यहां पे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी referred to secondary, ठीक है। तो इसको बोलेंगे R1 डैश और ये होगा R1 इंटू के स्क्वायर, ठीक है। सेम किसके लिए होगा, रिएक्टेंस के लिए। रिएक्टेंस यदि प्राइमरी का है और उसको सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे तो उसको क्या लिखोगे, X1 इंटू क्या लिखोगे, के स्क्वायर लिखोगे। तो जो प्रोसेस रेजिस्टेंस के लिए है वही क्या होगा। लेकिन यदि बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर,
रिफर टू सेकेंडरी, तो इसको यहां पे बोलेंगे R02, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी R2 प्लस क्या होगा R1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी बोला है, प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी में कितना होगा, तो प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी में ये होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के, है ना, सेकेंडरी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है जो हमने सेकेंडरी में रिफर करना है, तो वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो जब ट्रांसफार्मर के लिए बोलेगा, है ना, रिफर टू सेकेंडरी, तो इन दोनों का सम होगा। सिर्फ प्राइमरी का इक्विवेलेंट सेकेंडरी में कितना होगा, तो वो इतना होगा, ये प्राइमरी का इक्विवेलेंट है, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का क्या होगा, तो दोनों का सम होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसी तरह से रिएक्टेंस के लिए बोलेगा, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, तो X2 प्लस क्या होगा X डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे R1 इंटू के स्क्वायर, ठीक है, X1 इंटू के स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है ये, रिफर टू सेकेंडरी। अब इसी तरह से क्या कर सकते हैं कि यदि हमारा सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है और उसको हम प्राइमरी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है R2, इसको हमको प्राइमरी में शिफ्ट करना है, तो ये प्राइमरी का अपना स्वयं का रेजिस्टेंस हो गया R1, और यहाँ पे सेकेंडरी से आएगा सेकेंडरी का इक्विवेलेंट। तो जब सेकेंडरी के रेजिस्टेंस R2 को हम प्राइमरी में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे R2 डैश, ठीक है। अब उसको के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो R2 बाई क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, कि सेकेंडरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने प्राइमरी में रिफर किया है, रिफर टू प्राइमरी, तो इसको क्या बोलोगे, अब यहाँ पे R2 डैश, इसको लिख देते हैं, इसको बोलोगे R2 डैश, तो ये हो जाएगा R2 बाई के स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से रिएक्टेंस को भी करोगे तो क्या होगा, X2 बाई के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो प्राइमरी में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे R01, और इसकी वैल्यू होगी R1 और क्या होगा R2 डैश, इसको बोलेंगे X01 और ये होगा X1 और होगा X2 डैश। आई बात समझ में। कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पैरामीटर्स हमको पता चले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा। तो ये X1, ये R1, ये R2 और ये यहाँ पे X2। इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1, इसमें करंट फ्लो होती है I1, फिर मिलता है यहाँ पे E1, यह है E2। सपोज यहाँ पे क्या है, लोड कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लो होती है, करंट, और यहाँ पे क्या मिलता है अपने को V2, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस। तो प्राइमरी का जो इम्पीडेंस होगा वो होगा R1 प्लस JX1, और सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस होगा ये होगा R2 प्लस JX2, ठीक है। अब हमको पता है, ठीक है, कि यहां से जो वोल्टेज है, सपोज यहाँ पे हम 200 वोल्ट दे रहे हैं, 20 वोल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 180 वोल्ट, ठीक है। तो E1 ऑलवेज लेस देन होगी V1 ड्यू टू क्या होगा, I1 Z1 ड्रॉप, ठीक है, बात समझ में आई। तो I1 Z1 ड्रॉप यानी R1 और X1 ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे सपोज मान लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 400 वोल्ट है, करंट फ्लो होगी, ये ड्रॉप करेगा 20 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 380, ठीक है। तो V2 ऑलवेज लेस देन क्या होगी, E2। तो V2 ऑलवेज लेस देन क्या होती है, E2 ड्यू टू I2 Z2 ड्रॉप, ठीक है। तो E1 हमेशा क्या होगी, V1 से कम होगी,
किसके कारण? I1Z1 ड्रॉप के कारण। V2 जो है वो हमेशा E2 से कम होगी, किसके कारण? I2Z2 ड्रॉप के कारण। बात समझ में? तो इनका क्या लेते हैं यहाँ पे? वेक्टर डिफरेंस लेते हैं। तो इसका क्या लिया जाता है यहाँ पे? वेक्टर डिफरेंस लेंगे। आई बात समझ में? इसको नोट कर लो। सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है और क्या है? उसका रिएक्टेंस है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे होता है, ठीक है, तो उसमें एक प्योर इंडक्टिव कॉइल थी, हमने पढ़ा था, और नो लोड के समय में उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है। तो उन लॉसेस को कोई पूरा करता है। और दूसरा यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर की क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। अब हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसको प्राइमरी में हम क्या अप्लाई करते हैं? वोल्टेज। ठीक है। और ये वोल्टेज क्या है? यहाँ पे V1 है। ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और प्राइमरी वाइंडिंग का ये रिएक्टेंस है। और यहां से कौन सी करंट फ्लो होती है? I1। और इस I1 के कितने कंपोनेंट होते हैं? I0 और क्या होता है? I2 डैश होता है। ठीक है। तो यहां से तो I1 आएगी और I1 इस R1 X1 में क्या करेगी? ड्रॉप करेगी। उसके बाद में ये I1, ठीक है, का जो कंपोनेंट है नो लोड करंट, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी? लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट फ्लो होगी। ठीक है। अब ये जो I0 है ये क्यों फ्लो हो रही है? तो हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में एक होता है नो लोड रिएक्टेंस, ठीक है, जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करता है और इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होती है। ट्रांसफॉर्मर में दूसरा होता है नो लोड रेजिस्टेंस, जो नो लोड लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये यहाँ पे करंट ड्रॉ करता है, वर्किंग करंट। ठीक है। तो यहाँ पे V1 में से यहाँ पे I1Z1 ड्रॉप को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। V1 में से I1Z1 ड्रॉप को माइनस करेंगे, अभी पढ़े थे। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे E1 मिलेगी। ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ट्रांसफॉर्मर की ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में भी क्या होता है? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस होता है और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं लोड को। तो ये लोड इंपेडेंस है यहाँ पे। ठीक है। ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2 एंड रिएक्टेंस है X2। तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होती है उसको क्या बोलते हो? E2। लोड में क्या फ्लो होती है यहाँ पे? करंट, उसको बोलते हैं हम I2। ठीक है। वो I2 इसमें क्या करती है? ड्रॉप। इसमें ड्रॉप करने के बाद में आपको टर्मिनल पे क्या मिलती है? यहाँ पे V2 मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि ये ट्रांसफॉर्मर का क्या हुआ? इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में जो नो लोड कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि नो लोड कंपोनेंट को प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे नो लोड रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट, और नो लोड रिएक्टेंस क्या करेगा? नो लोड रिएक्टेंस है मैग्नेटाइजिंग करंट, और नो लोड रेजिस्टेंस क्या करेगा? वर्किंग करंट ड्रॉ करेगा। और इन दोनों करंट का वेक्टर सम क्या होती है? नो लोड करंट होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हो आप इसको क्या है? ये नो लोड रिएक्टेंस है, नो लोड रिएक्टेंस। इसको क्या बोल सकते हो आप? ये क्या है? नो लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम कोर लॉस कंडक्टेंस। कोर लॉस कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। और बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस जो है इसको बोलेंगे B0 और रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? X0। ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इतना समझ में आया? पहले इसको नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। हो गया? नोट कर लिए?
अब यहाँ पे तो ये आपको याद रखना है ना, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम, जो सेकेंडरी के पैरामीटर हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि E2 या उसके पहले यहां पे देखते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो I2 डैश होती है, ये I2 डैश कितनी होती है, तो K टाइम्स ऑफ क्या होती है, I2 होती है। बात में ये पढ़े थे। तो हमको पता है कि जो ये I2 है उसको यदि हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहाँ आ जाएगी, प्राइमरी में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये I1 हो जाएगी। ठीक है, ये आप I2 डैश आपको पता है तो I2 डैश भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमको पता है कि I2 डैश की वैल्यू इतनी यहाँ पे होती है। अब यदि हमको पता है ये, तो हमको ये भी पता है कि E2, या इधर ही लिख देते हैं कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या होता है, K, ये पता है। ठीक है, तो यदि हमको E2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, E2 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, K टाइम्स ऑफ E1। ठीक है, और यदि हमको E1 की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, E2 बाई K। तो यदि हमको इस सेकेंडरी की वोल्टेज को प्राइमरी इक्विवेलेंट लेना है, ये दोनों वोल्टेज को बराबर मानना है, तो ये वोल्टेज बराबर कब हो सकती है, जब E2 को हम क्या करेंगे, K से डिवाइड कर देंगे, तो वो प्राइमरी की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम सेकेंडरी की करंट को प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की वोल्टेज को प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं, बात में। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है इसको हम प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, R2 बाई के स्क्वायर। सेकेंडरी का जो रिएक्टेंस है इसको आप प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो, क्या बोलोगे, X2 बाई के स्क्वायर। इसी तरह से लोड इंपिडेंस को भी हम प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ZL, तो ZL बाई क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर। तो सेकेंडरी के सारे पैरामीटर्स को हम कहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, प्राइमरी में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों वोल्टेज हैं, ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इस वोल्टेज को हम यहाँ पे E1 बोलते हैं और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं E2 डैश। ठीक है, क्या नाम दे दिए उसको, E2 डैश, क्योंकि कहाँ लेके आए हैं, प्राइमरी में। तो जिसको भी हम प्राइमरी में लाए हैं सबको क्या बोल दिए हैं, डैश डैश लगा दिए हैं, तो हम क्या बोल दिए इसको, E2 डैश। तो E2 डैश क्या है, वो E1 है, और E2 बाई क्या है, वो K। ठीक है ना, तो वोल्टेज और करंट के लिए K यूज करते हो, करंट को K से मल्टीप्लाई किए और वोल्टेज को K से डिवाइड किए, बट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के लिए K स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, आपने पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये जो करंट है इस करंट को क्या बोल दिए, I2 डैश। सेम करंट फ्लो होगी यहाँ पे जो पहले फ्लो हो रही थी, I2 डैश। ठीक है, इसको क्या बोल दिए आप, R2 डैश। इसको क्या बोल दिए, X2 डैश। ये हो गई I2 डैश। ठीक है, ये V2 को बोल देंगे V2 डैश, ये क्या हो जाएगा, ZL डैश। ठीक है, तो ये सभी कहाँ आ गए, प्राइमरी में आ गए। अब ये एक सिंपल सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। तो यदि हम देखेंगे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे इम्पिडेंस Z1, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएंगे, इम्पिडेंस Z2 डैश, ये बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यदि हमको इस I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमको इक्विवेलेंट इम्पिडेंस चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे ये दोनों इम्पिडेंस कैसे आ जाएंगे सीरीज में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ZL डैश, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Z2 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू है इसके साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, Zm। इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, Zm। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होते हैं उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, Zm। तो इनकी जो भी वैल्यू होगी इसके साथ क्या आ गई, वो पैरेलल में, और इनकी जो भी वैल्यू होगी इसके साथ क्या आ जाएगी, सीरीज में। तो उसको हम इसके साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो अब क्या जाएगा, इक्विवेलेंट इंपेडेंस। इक्विवेलेंट इंपेडेंस आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, V1 अपॉन इक्विवेलेंट इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के पैरामीटर्स को किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करके ट्रांसफॉर्मर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसकी क्या करनी है, अपने को परफॉर्मेंस को अपने को कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी, उसके वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी, उसके बिना हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो पैरामीटर्स हमको कैसे प्राप्त होंगे, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर पर दो प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक होता है नो लोड या ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट या इंपेडेंस टेस्ट। तो इन टेस्ट के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं, यदि आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए, लॉस। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आयरन लॉस होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो ये लॉस हम इस टेस्ट के द्वारा पता करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोर लॉस कंडक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है एफिशिएंसी के लिए, इनकी आवश्यकता होती है वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सभी पैरामीटर्स हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये पैरामीटर्स हमको किससे प्राप्त होते हैं, ट्रांसफॉर्मर टेस्ट से प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिएगा, ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर, आवश्यक पैरामीटर फाइंड करने के लिए, रिक्वायर्ड पैरामीटर, आवश्यक पैरामीटर फाइंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर टू टाइप्स के टेस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर टू टाइप के टेस्ट करते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, ठीक है, या नो लोड टेस्ट। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट या इंपेडेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट के इन टेस्ट के द्वारा, इन टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर के आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस, कोर लॉस, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, फाइंड करते हैं।